गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे कंसेप्ट टैल्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आज का टॉपिक है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और भारत के परिवेश में इसको यूँ कहें तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है? तो लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी चीज़ का जो ध्यान रखा जाता है वो ये होता है कि शक्ति किसी एक बिंदु में निहित न होकर के अलग अलग बिंदुओं में शक्ति को ट्रांसफ़र किया जाए। क्योंकि यदि पावर किसी एक बिंदु में सेंट्रलाइज हो गया तो फिर वहाँ पे क्या होगा? तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि डिक्टेटरशिप आ जाएगा, तानाशाही व्यवस्था आ जाएगी। इसलिए पावर को डिसेंट्रलाइज रखना होता है ताकि कोई तानाशाह ना बने, ताकि कोई जो है वो अपने मन मर्जी का ना कर सके। तो हमारे देश में चूंकि लोकतांत्रिक सरकार चलती है तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है और इसी के तहत शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण किया गया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि ये कैसे है तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सरकार का 3 स्तर है। सबसे पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो हर जगह पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। सबसे ज़्यादा पावर पहले यूज़ कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद यूज़ करता है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद यूज़ करता है लोकल गवर्नमेंट। इससे होता क्या है कि तीनों ही जगह पर शक्ति को संतुलित रूप से स्थानांतरित करने के वजह से क्या होता है कि सभी लोग एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस की स्थिति में होते हैं, संतुलन की स्थिति में होते हैं और किसी के निरंकुश बनने की जो चांस होते हैं वो बहुत कम रहता है। अब आप देखेंगे कि जब हमारा संविधान बना था, जब व्यवस्था बनी थी तो उस समय हमारे यहाँ दोहरी सरकार ही था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन बाद में 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जब पास हुआ, जिसका पंचायती राज और नगर निगम व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल दिया गया और इसको 1993 में लागू किया गया, तब से हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार भी स्थापित हो गई। केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य के स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायती राज गाँव में होता है और नगर निगम ये चीज़ें शहरों में होती हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि पहले केंद्र और राज्य के विकास के लिए तो सरकारें थीं, लेकिन गांव के गली कूचे या शहरों में आप रखते हैं तो शहरों में आप जहाँ रहते हैं वहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ के जो रास्ते हैं, वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसको कौन ठीक करेगा? तो ऐसे गाँव में आपके लिए ग्राम पंचायत है, वैसे शहरों में आपके लिए क्या है? नगर निगम है। जैसे अभी आप देखते होंगे शहर के अंदर में अभी एक गाड़ी आती है जो कचरा ले जाती है, कचरा वाला आया घर से कूड़ा निकाल, ये कौन लाता है? नगर निगम लेके आता है ना। ये नगर निगम लेकर के आता है, नगर निगम का जो है सो ये काम है, ठीक है। तो ये शहरों में होता है। अगर गाँव में जाएंगे आप तो ये सारा चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका होता है ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम सभा का होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जिस कमेटी ने सिफारिश किया था, ये ध्यान रखिएगा, वो था LM सिंघवी कमेटी। और पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय 3 टायर स्ट्रक्चर के बारे में जिसने सबसे पहले रिकमेंडेशन किया था वो था बलवंत राय मेहता समिति। हमारे यहाँ जो स्थानीय सरकार है वो 3 लेवल पर बटा हुआ है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र को दर्शाता है, ग्रास रूट लेवल पर। और मैं एक चीज़ और आपको महत्वपूर्ण बता दूं कि 73वां 74वां संविधान संशोधन से 73वां से पंचायती राज और 74वां से जो है वो नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इससे पहले भी तो ये पंचायती राज और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो वो प्रयास क्या था? तो आप देखेंगे कि 73वां 64वां और 65वां संविधान संशोधन, राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो 64वां 65वां संविधान संशोधन लाया गया था। 64वां था पंचायती राज और 65वां था नगर निगम। लेकिन 64वां जो है वो और 65वां ये पास नहीं हो पाया था, ये फेल हो गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखेंगे और इसको जैसे यहाँ पे आप याद रखेंगे कि पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया लेकिन वो असफल हो गया। वो कौन सा विधेयक था? तो 64वां और 65वां विधेयक था जो फेल कर गया। लेकिन 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके पास करा लिया गया, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया और इसी से हुआ शक्ति का विकेंद्रीकरण। पहले भी शक्ति का विकेंद्रीकरण था लेकिन वो 2 स्तर पे था, केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे। अब शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है वो क्या हो गया है?
कि केंद्र और राज्य के साथ साथ वो स्थानीय स्तर पे भी हो गया है, जिसपे पंचायती राज और नगर निगम को अधिकार जो है सो मिला हुआ है। और इसी से कहते हैं कि स्थानीय स्तर पे भी लोकतंत्र दिखता है। जैसे गांव में मुखिया का चुनाव होता है ना, शहर के अंदर में वार्ड काउंसलर का चुनाव होता है, तो जनता अपने बीच से वहाँ पर चुनती है। जैसे कि आपके क्षेत्र के विधायक आपको हो सकता है नहीं पहचानता हो, आपको उसको नहीं पहचान, आपके क्षेत्र का सांसद तो और आपको नहीं पहचानता होगा, आप नहीं पहचान, लेकिन आपके यहाँ का मुखिया आपको जानता होगा, आप मुखिया को जानते होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके आसपास का होता है। तो एकदम सामने सामने, फ्रंट टू फ्रंट डेमोक्रेसी अगर कहीं दिखता है तो ग्रासरूट लेवल पे दिखता है। आप जिस एरिया में रहते होंगे वहाँ का वार्ड काउंसलर आपको जानता होगा, आपके घर के बारे में जानता होगा कि कहाँ पे आपका घर है, वहाँ से कौन सी गली निकल के गुजरती है करती है, तो वो क्या है, तो वो वहाँ पर आपको उसके बारे में बताता, वहाँ का डेवलपमेंट और वहाँ की चीज़ों का ख्याल रखता है। ऐसे मान लीजिए राज्य सरकार है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी क्या भारत का हर गली का रास्ता जानते हैं? अगर उनको छोड़ दिया जाए तो भुला जाएंगे नहीं भुला जाएंगे? नीतीश जी हैं, नीतीश जी को पटने में कोनो गली में जाकर छोड़ दिए तो भुला जाएंगे नहीं भुला जाएंगे? तो जब वो सारा गली जानते हैं तो उसका विकास कैसे कर पाएंगे? तो उस गली रास्ते सड़कों का विकास कौन करेगा? वहाँ की स्थानीय सरकार, वहाँ का नगर निगम या वहाँ का जो है सो व्यवस्था सिस्टम, ये वहाँ का ये करेगा। तो वैसे गांव में भी होता है, अब वैसे शहरों में भी होता है, और इसी से होता है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, इसी से होता है शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।